हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगा फॉर द लव एंड सपोर्ट जो आपने सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 1 पे दिखाया। आज हमारा पार्ट 2 है और ये फाइनल पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए हाई कोर्ट लेके आ रहा हूँ। जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं और शेयर वीडियो को ज़रूर किया करें। तो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो आने वाले वीक में आपके एक दो और कंपोनेंट जो है मैं स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने इसकी जुरिस्डिक्शन देखनी है, इसके पावर्स देखने हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, उसने सुप्रीम कोर्ट को बहुत एक्सटेंसिव पावर्स दी हुई हैं, बहुत वास्ट पावर्स दी हुई हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, टॉप कोर्ट है कंट्री का। इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, वो पूरी जियोग्राफिकल टेरिटरी है हमारी कंट्री की। ठीक है, वो हमें पता है, हमने देखा। अब ये कह रहा है कि देखिए, हम जानते हैं अमेरिका में है डबल सिस्टम ऑफ जुडिशरी, है ना, एक फेडरेशन में है, सेंटर में, एक स्टेट्स में है, और दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि जिस तरह फेडरल कोर्ट है अमेरिका में, ये सिर्फ वैसा नहीं है कि टॉप मोस्ट कोर्ट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, जैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, अपर हाउस जो पार्लियामेंट का है ब्रिटेन का, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, वैसे ही ये भी एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। जैसे ब्रिटेन में अगर आपको टॉप अथॉरिटी देखनी है जहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, तो टॉप मोस्ट अथॉरिटी क्या है अपील की, वो है ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वैसा ही है। ठीक है, जब हम अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, एक तो फेडरल है। ठीक, फेडरल क्या है कि वो जो यूनियन लिस्ट में चीज़ें हैं उन पे भी ये दे सकता है, डिसीजन दे सकता है। जो स्टेट लिस्ट में है उसमें भी डिसीजन दे सकता है। और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद जो हमारा इंटरप्रेटर और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमने देखा जुडिशियल रिव्यू में भी, है ना, वो क्या करता है, इंटरप्रेट ही करता है कि एग्जीक्यूटिव ने या लेजिस्लेचर ने कोई इस किस्म का एक्ट लेके आए, इस किस्म का कोई लॉ लेके आए जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, जैसे जुडिशियल रिव्यू में हमने देखा। तो ये क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके साथ साथ गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक हैं, उनकी गारंटी आपको कौन देता है, क्योंकि राइट्स तो आ गए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम भी तो होना चाहिए। जैसे हमने रिट्स पढ़े 5 तरह के, है ना, तो ये वही चीज़ बता रहा है आपको। इसके बाद हम देखेंगे तो इसका जो डिसीजन है, इसका जो एडवाइस है, अब वो एक तो क्या होता है कि एडवाइजरी भी होता है, दूसरा होता है सुपरवाइजरी भी होता है। अब सुपरवाइज ये किसको करता है, जो इसके नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। और एडवाइस किसको करता है, जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 143 में ये प्रेसिडेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है। प्रेसिडेंट इससे एडवाइस मांगता है और ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। ठीक है, अब इन्हीं पावर्स और इतना वास्ट एक्सटेंसिव जो इसका जुरिस्डिक्शन है, उसी के लिए जो अल्लादी कृष्णन अय्यर था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक मेंबर, उसने कहा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्या पता आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी सेड दिस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिर नीचे आपको 4 स्टेटमेंट देके पूछा जाएगा, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब हमारे पावर्स क्या हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, अब हमारा पहला जो है वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि इस किस्म की चीज़ें, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जिन पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन ले सकता है और आप सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हैं। ये चीज़ लेके इवन कि कोई हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता। अब कह रहा है कि एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड 1 और मोर स्टेट्स, कि कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर और उसके दूसरे साइड, दूसरी पार्टी कौन है, एक स्टेट है या 2 या 3 या 4 या 5 स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई वर्सेस दूसरी साइड कौन है, मान लीजिए गुजरात है, यूपी है और तीसरी कोई स्टेट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्टेट है, सेंटर वर्सेस गवर्नमेंट
ऑफ गुजरात, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस गुजरात का जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये आ गया आपका ए पार्ट में कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ कोई एक स्टेट है, उनके बीच में डिस्प्यूट है, या फिर दूसरी साइड 2 या 3 या 4 या 5 जितनी भी स्टेट्स हैं, एक साइड सेंटर है। दूसरा आपका बी में आता है बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड। अब ये आपके आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस मान लीजिए कर्नाटका की गवर्नमेंट प्लस मान लीजिए यूपी की गवर्नमेंट प्लस कोई कितनी भी स्टेट्स, ये आपका आ गया एक ग्रुप। वर्सेस दूसरी साइड आपकी कोई एक स्टेट है, मान लीजिए उड़ीसा है या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, इसके साथ वेस्ट बंगाल भी है और कोई स्टेट भी है, तो ये आपका बी पार्ट में आएगा कि एक साइड सेंटर और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं, एक ग्रुप, और दूसरी साइड एक स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, वो आ गया दूसरा, ये आ गया आपका बी पार्ट में। तीसरा आपका आ गया 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में इशू है। मान लीजिए एक साइड हरियाणा है और दूसरी साइड आपका पंजाब प्लस दिल्ली है, तो स्टेट्स के बीच में इशू होगा। अब आपने यहाँ से याद क्या रखना है कि जब कभी भी डिस्प्यूट आएगा किसका, मुझे स्टेट्स का, सेंटर का, ये सब चीज़ें कहाँ आपकी आएंगी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। अब ये कब आप जो है इन चीज़ों को लेके कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं, जब क्या होगा, डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट। अब कोई पॉलिटिकल इशू होगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगी, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट लेके जा नहीं सकते अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट होगा तो उसको हम लेके नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं कि अगर कोई प्राइवेट सिटीजन, ठीक है, लेके आता है एक सूट किसके खिलाफ, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ या तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है किसी एग्रीमेंट में, किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में, कॉवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद। अब देखिए जो हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना नहीं था, तो तब के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, सब खत्म नहीं हुए हैं। अब देखिए उन पे कौन कर सकता है, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बात कर सकती है बहुत ज़्यादा, तो वो भी आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर क्या कर सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, मतलब 2 स्टेट्स के बीच में किसी रिवर को लेके, किसी रिवर पे डैम को लेके जो है दरिया का पानी इस्तेमाल करने पे जो डिस्प्यूट है, वो भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जा सकते अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। उसके अलावा बाहर से क्या प्रोसेस से आप वहाँ पहुँचते हैं वो सेकेंडरी चीज़ है, उसको अभी देखना नहीं है। आप ये याद रखिए कि ये चीज़ें जो है आपको क्या है, डायरेक्ट अंडर ज्यूरिसडिक्शन जो है नहीं आप कर सकते हैं। अब 1961 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंटर के खिलाफ पहला सूट लेके आया ये, ठीक, और इसमें क्या कहा कि जो आपका एक्ट है, किसको चैलेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1957। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको डिसमिस कर दिया किया और बोला कि ये जो है अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चीज़ की है वो सही है, ठीक है, और इन्होंने इनका चैलेंज क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। फिर आपकी आती है रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब रिट ज्यूरिसडिक्शन मैंने क्या किया है, पहले ही पढ़ा दिया है, अलग से एक टॉपिक फंडामेंटल राइट्स में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वो देखना है, वीडियो को पॉज करके पहले वो देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, गारंटर और डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स का। मैंने आपको बोला कि भाई हमें फंडामेंटल राइट्स तो मिल गए, अब इस किस्म का कोई प्रोसेस भी तो होना चाहिए, है कि नहीं, जो क्या करे, हमें गारंटी दे कि आपके फंडामेंटल राइट्स के डिफेंडर हम हैं। तो वो क्या है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। अब क्या क्या जो रिट है वो हो सकते, देखिए हैबस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है, सर्शोरी, या जो भी आप इसको पढ़ना चाहते हो आप वो पढ़ सकते हो। अब मान लीजिए कि किसी शख्स का इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट क्या है, वायलेट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है और डायरेक्टली आप क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कि मेरा ये वाला फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए हैबस कॉर्पस है, हैबस कॉर्पस का क्या मतलब है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी बंदे को डिटेन किया है, आपको उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हैबस कॉर्पस का रिट इशू कर सकता है, ठीक है। इसी तरह
आप क्या कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने कल ही क्वेश्चन डाला था कि दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास क्या है, पावर्स है रिट इशू करने के। अब आपने ये याद रखना है कि जो हाई कोर्ट के रिट इशू करने की पावर है वो ज़्यादा वाइडर है, क्योंकि वो ना सिर्फ फंडामेंटल राइट पे बल्कि वो लीगल राइट बाकी दूसरी चीज़ों पे भी क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही ये कर सकता है रिट इशू। अब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकता है कि वो दूसरे पर्पसेस के लिए भी क्या करे, रिट्स इशू करे। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की पावर किसके पास है, वो भी आपकी पार्लियामेंट के पास आती है। ठीक है, अब हमारा थर्ड है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, कि अपील आप किन किन केसेस में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स। अब ये 4 हेड्स के अंडर आती है। एक आपका ये किसके में सुनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, दूसरा सिविल मैटर्स में, तीसरा क्रिमिनल मैटर्स में और चौथा बाय स्पेशल लीव। अब पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, इसमें देखिए क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ऐसे मैटर होते हैं जिसमें आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी इस पे क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। अब मान लीजिए कि 2 पार्टीज़ हैं, जो केस है वो 2 पार्टीज़ का है, उसमें से एक पार्टी के खिलाफ जब डिसीजन आया तो उस पार्टी को लगा कि ये जो डिसीजन है ये सही नहीं आया है, तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपनी जजमेंट में लिख सकता है कि भाई ये जो चीज़ है, ये पर्टिकुलर चीज़ है, तो ये इसमें जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें इंटरप्रिटेशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, और सबसे मैं कहूँ कि जानने वाले कानून के या कॉन्स्टिट्यूशन के जानने वाले सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल कहाँ पे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो वो पार्टी क्या कर सकती है, इस बेस पे जा सकती है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट द क्वेश्चन हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइडेड, कि हाई कोर्ट ने जो है इसका डिसीजन जो है वो सही तरीके से नहीं दिया है, और अपनी जजमेंट में लिखा भी है कि इसमें क्या चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को लेके सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है कि हम सिविल मैटर्स में भी कर सकते हैं अपील। अब कहां कहां, ये कह रहा है कि अपील टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज। अब पहले आप देखिए सिविल मैटर क्या होता है। सिविल मैटर होता है ज़मीन का मसला है, मकान का मसला है, शादी का मसला है, ठीक है, कोई और चीज़ है जो सिविल। अब क्रिमिनल जो आगे आना है वो अलग है कि क्रिमिनल हो गया जहाँ पे कोई क्राइम हो गया है, ठीक है। अब सिविल मैटर में कब आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, कि जब हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करे कि क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली हाई कोर्ट ये नहीं कहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी अपने पावर्स हैं, हाई कोर्ट की भी अपनी कोई ड्यूटी है, तो वो नॉर्मली ऐसा नहीं कहता है कि हाँ जी ये लो चीज़ और जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये वही डिसाइड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब दूसरा जो है, केस इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, तो अगर उसे लगेगा कि ये लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो वो इस किस्म की चीज़ लिख सकता है। उसके बाद पता ही है कि जो सामने वाली पार्टी है वो ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन क्या है, इन 2 केसेस में, इन 2 चीज़ों में सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, किसका, हाई कोर्ट का। तब जाके आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद पहले क्या मसला था कि ओनली दोज सिविल केसेस दैट इन्वॉल्व सम ऑफ 20,000, मतलब कि क्या हो सकता था, वही केसेस इन्वॉल्व होते थे और अपील उनकी की जाती थी कहां, सुप्रीम कोर्ट के आगे, जिनमें कम से कम क्या 20,000 रुपए का मसला होता था। उसके बाद 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और इन्होंने क्या कर दिया, ये जो मॉनेटरी लिमिट है इसको टोटल खत्म कर दिया, ठीक है। अब पैसे का कोई मसला इन्वॉल्व नहीं है, जरूरी नहीं है 20 हो, 30 हो, 40 हो, 1 लाख हो, क्या भी हो, 10,000, 5 जो भी हो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या आते हैं, क्रिमिनल मैटर्स, जहां पे कोई क्राइम हुआ है। अब क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास आप कब कब जा सकते हैं। अब मान लीजिए पहला हम पढ़ते हैं, पहले हैज़ ऑन अपील रिवर्स द एक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। अब क्या हो गया कि मान लीजिए किसी शख्स को एक्यूज़ किया गया कि इसने रेप किया है या मर्डर किया, कोई क्राइम किया है, और मान लीजिए उसने किया भी है, लेकिन कानून कब मानता है, जब उसके पास सबूत और गवाह प्रूव हो जाएगा, किसी की गवाही से, कोई सबूत से, किसी चीज़, फिर वो मानेगा। ऐसे किसी ने किया है ज़बानी बोल के वहाँ पे काम नहीं चलता है। अब क्या हुआ कि किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने क्या किया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया।
अब जो एग्रीव्ड पार्टी थी जिनके खिलाफ क्राइम हुआ था वो उठ के गए और कहाँ गए, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने वो डिसीजन क्या कर दिया, उल्टा करके उसको सेंटेंस्ड हिम टू डेथ दे दिया। ठीक है, एक केस ये। अब इस केस में वो जो शख्स है जिसको अब सजाए मौत सुनाई गई है, वो एज अ मैटर ऑफ राइट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। दूसरा केस, has taken before itself any case from the subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to death। ठीक है, अब इसने क्या किया, हाई कोर्ट ने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस उठाया और जो कन्विक्ट था, एक्यूज्ड पर्सन था, उसको सजाए मौत दे दी। यहां पर भी एज अ मैटर ऑफ राइट क्या कर सकता है, जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड, ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एज ए मैटर ऑफ राइट। यहां पे हाई कोर्ट की कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि आप जाओ या नहीं जाओ। तीसरे में क्या कर रहा है, हाई कोर्ट डायरेक्टली लिख रहा है द केस इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, खुद ही बता रहा है, खुद ही सर्टिफाई कर रहा है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब 1970 में क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, जो क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन था इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया। कैसे कि पहले हमने देखा कि दोनों केसेस में जब उसको डेथ सेंटेंस दी जाती है फिर वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन अब यहाँ पे बोला लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 ईयर्स जेल और 10 ईयर्स जेल। अगर इसको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है इन दोनों केसेस में जो हमने फर्स्ट और सेकेंड पढ़ा, या इसको फिर उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, तो ये क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, उसके पास क्या है, अपील बाय स्पेशल लीव, इसको कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। अब यहां पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। जितने भी ट्राइब्यूनल, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, ठीक है, मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के बाकी किसी भी ट्राइब्यूनल, किसी भी कोर्ट का डिसीजन हो सकता है। आप मान लीजिए कि किसी भी शख्स पे, किसी पार्टी पे, किसी पे क्या हो गया है, कोई डिसीजन ऐसा आया है सबऑर्डिनेट कोर्ट की तरफ से जहाँ पे उसको क्या है, बहुत उसको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, वहाँ पे वो अंडर स्पेशल लीव पिटीशन डायरेक्टली क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अब उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि क्या स्पेशल लीव पिटीशन के अंडर मुझे इसका ये चीज़ जो है एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा ये कि ये मैटर नहीं करता इन केसेस में कि केस जो है ख़त्म हो गया है और हाई कोर्ट ने या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और फिर जाके मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है, इन बिटवीन प्रोसेस भी वो क्या कर सकता है, इसको ले सकता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अपील कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द कोर्ट और ट्रिब्यूनल इफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व। ये आगे आपका अपील बाय स्पेशल लीव पिटीशन। उसके बाद आपका आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी हम देखा कि आर्टिकल 143 के तहत क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से दो मैटर्स पे क्या कर सकता है, राय ले सकता है। एक आपका ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मसला है जो आ चुका है या प्रेसिडेंट को लग रहा है कि आएगा, हो सकता है, और दूसरा कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट, सनद, इसके चीज़ के ऊपर। अब जो पहला ए पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट चाहे या ना चाहे उसकी मर्जी है कि वो एडवाइस दे या नहीं दे, अपना ओपिनियन दे या नहीं दे, लेकिन ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वाला मसला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को देना ही देना है। और दोनों ही, ना ए और ना बी, दोनों में ही जो भी राय सुप्रीम कोर्ट देगा वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। और अभी तक आपने 2019 तक याद रखना है कि 15 रेफरेंसेस जो हैं वो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितना भी जजमेंट्स आता है, ये सब क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। ठीक, फ्यूचर में अब क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं वो क्या हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक, जब ये रिकॉर्ड हो गई, किसके लिए, परपेचुअल नेवर एंडिंग मेमोरी के लिए, टेस्टिमनी के लिए कि उस चीज़ के रिलेटेड फ्यूचर में कोई मसला आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दिखा के वो मसला क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं जब भी किसी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिकॉर्ड जब किसी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है तो वो उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको एज लीगल रेफरेंस जो है यूज़ कर सकते हैं या बता सकते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया, कंटेम्प्ट हो गया कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में क्या कर सकते हैं, वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दिया 6 महीने का, या 2000 का फाइन कर दिया, या फिर दोनों कर दिए। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या, 1991 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली फॉर इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट
कोर्ट्स कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए, जो ट्राइब्यूनल फंक्शन कर रहे हैं उनके लिए भी, पूरे देश में उनके लिए भी क्या कर सकता है, ये कंटेम्प्ट की सज़ा सुना सकता है अगर उनका कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है। उसके बाद आपका आता है कंटेम्प्ट सिविल है और क्रिमिनल है। सिविल मतलब हो गया विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, ठीक है, किसी जजमेंट को ना मानना। और क्रिमिनल हो गया कि आपने क्या किया, द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एक्ट विद स्कैंडलाइज और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। कोई भी चीज़ आप इस तरह की कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, कोर्ट की अथॉरिटी जो है अंडरमाइन हो रही है, कोर्ट की बेइज्जती हो रही है। और दूसरा आप प्रेजुडिस मतलब होता है ऑलरेडी आपने एक राय बना ली है, या आप क्या कर रहे हैं, किसी ड्यू कोर्स जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट या इंटरफेयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, जो जस्टिस का एक प्रोसीजर है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आप क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको काम करने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट लग सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यह हमने पढ़ा हुआ है जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव ने, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ने कोई इस किस्म का लॉ लेके आए तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को क्या कर सकता है, जुडिशरी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर सकता है, और चेक करने के बाद वो बता सकता है कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं है। तो यह है अदर पावर्स, ठीक है। अदर पावर्स में आपका क्या है, सबसे पहले कि अगर डिस्प्यूट होगा किसके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो फाइनल, ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव अथॉरिटी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की, ये चीज़ आप याद रखो। उसके बाद इंक्वायर्स इनटू कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी ऑन ए रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है, रेफर करता है कि इन मेंबर्स पे या इस जो है चेयरमैन है यूपीएससी का, उस पर क्या है, आप थोड़ा सा इंक्वायरी करो, उसका बिहेवियर, कंडक्ट चेक करो। और उसके बाद जब वो अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करता है सुप्रीम कोर्ट, और उसको क्या करता है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को फॉर देयर रिमूवल, तो ये एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो याद रखना कि कौन सी बाइंडिंग नहीं है और कौन सी बाइंडिंग है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, कि इन्होंने जैसे जजेस केस में हुआ, एक केस में बताया कि प्रेसिडेंट पे वो बाइंडिंग है, एक केस में बताया नहीं बाइंडिंग है, ठीक है। तो अपने ही डिसीजन को ये क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि केशवानंद भारती केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज किया, गोलकनाथ केस में कुछ बोला था और फिर उसको चेंज करके इसमें कुछ और बोला। अब इट इज ऑथराइज टू विड्रॉ द केस पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट्स एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ, ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ केस, ठीक। अब क्या हुआ कि मान लीजिए 5, 6, 7, 8 के कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में सेम तरह का एक केस जो है वो चला हुआ है, तो ये क्या कर सकती है, उन सभी को कलेक्ट करके अपने पास लेके आ सकती है, या फिर ये ट्रांसफ़र भी कर सकती है केस और अपील फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर। अब इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इट्स ऑर्डर इज एनफोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट। और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट नेक्स्ट लेक्चर में, और आने वाले देखता हूं मैं कि साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाला हूं। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।